पंकज का काम क्या, कोई भी फेस्ट हो उसमें पीछे खड़े होके या तो डांस होता था, नहीं तो सीटी बजाते थे, और उस ग्रुप का नाम अभी भी है हम गधे हैं। मैंने पूरे फाइनल ईयर में सब जगह लोगों को धमका दिया। मैंने कहा भाई जब तुम्हारी नौकरी लगी थी मैं उसमें नहीं बैठा था, मेरे वाले में अगर कोई बैठा, अब सुबह जब मैं पहुंचा तो पूरा कॉलेज ही बैठा हुआ है। ऐसे प्लेसमेंट का सेलिब्रेशन तो मेरे से ज्यादा पैकेज वालों का भी नहीं हुआ। परफेक्ट बैलेंस कैसे बनाए बच्चे? IIT NIT बच्चे पहुंच जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, पहुंचना चाहिए क्योंकि आप कुछ अचीव करके वहां पहुंचते हो, लेकिन वहां रुकना नहीं है। जो वहां रुक जाता है ना वो पीछे हो जाता है। आप तो बस वो जो रैंक है ना उसका बस झुंझुना लेके घूमते रहो। अलग सर तो IITian नहीं है, लेकिन अलग सर की टीम में इतने IITian है कि क्या बताएं। कॉलेज में आपके बैक कितनी थी सर? आपकी करंट सैलरी कितनी है? तो दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पर जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं हमसे, उनको हमारे सामने बैठे हुए शख्स का इंट्रोडक्शन देने की तो मुझे शायद ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए केमिस्ट्री पढ़ा है तो आप सब लोगों ने पंकज सर की लिखी हुई किताब भी पढ़ी होगी, उनके लेक्चर्स भी देखे होंगे। तो दोस्तों आप सीधे बात करेंगे, पंकज सर ने जो केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को पढ़ा के इंजीनियरिंग में पहुंचा तो दिया, लेकिन उनकी खुद की इंजीनियरिंग की जर्नी कैसी रही और उस जर्नी से आप लोग क्या सीख सकते हैं, आप लोगों की इंजीनियरिंग की जो लाइफ है उसमें आप लोगों को क्या इंप्लीमेंट करना चाहिए, इस बारे में। तो पंकज सर वेरी वार्म वेलकम टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। तो सर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में कि आपने इंजीनियरिंग कहाँ से की, कैसे आपकी जर्नी रही और वहाँ से यहाँ तक का सफ़र आपका कैसा रहा सर? सर देखा जाए तो पहले तो इंजीनियरिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, है ना, क्योंकि जब एक एज होती है जब आप समझ नहीं पाते हो कि क्या करना है तो उस समय आप कुछ भी सोचते हो, है ना। बचपन में सबको पायलट बनना होता है कि पायलट बनेंगे, है ना। लेकिन हुआ क्या कि जब थोड़ा और स्टार्टिंग से चलता हूँ मैं, है ना, मैं झांसी के पास में एक गांव है रानीपुर, वहाँ का रहने वाला हूँ। तो वहाँ पे कोई बहुत अच्छा स्कूल तो है नहीं, है ना। तो पापा ने क्या करा कि मैं 5th क्लास तक वहाँ पढ़ा। वहाँ पे यूजुअली क्या ट्रेंड था कि 5th क्लास में जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम हुआ करता था, तो सभी बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते थे और काफ़ी बच्चे उसमें से निकलते थे। मेरे सारे भाई JNV से पढ़े हुए हैं, है ना। मेरा नहीं हुआ क्योंकि मैं उतना पढ़ता भी नहीं था उस टाइम पे, है ना। तो पापा ने सोचा कि यार इसका JNV में नहीं हुआ, अब क्या करेंगे, यहाँ तो स्कूल नहीं है। तो उन्होंने मुझे भेज दिया ग्वालियर मेरी बुआ जी के पास, है ना। तो मैं वहाँ रहता था, 6th क्लास से वहाँ पढ़ना चालू करा। 6th 7th 8th 9th 10th मेरी वहाँ निकली। 4 साल ग्वालियर में मैंने एक स्कूल था बड़ा अच्छा सा, वहाँ से पढ़ाई की मैंने करियर्स कॉन्वेंट से। फिर उसके बाद 11th में पापा ने सोचा कि यार अब ये 10th तो यहाँ से कर ली इसने, इसको तैयारी करवाते हैं JEE की। और इसी दौरान मेरे जो बड़े भाई थे वो IIT में क्वालिफाई कर चुके थे, है ना। मेरे 3 भाई हैं, उसमें से एक डॉक्टर है और बाकी 2 IITian है। अच्छा। मैं ही IITian नहीं हूँ। तो घर में बहुत दबाव भी रहा हमेशा। एक भाई IIT कानपुर से पढ़ा हुआ है, एक भाई IIT खड़गपुर से पढ़ा हुआ है, और जो भैया हैं वो MP के नंबर 1 कॉलेज MGM इंदौर से पढ़े हुए हैं, मेडिकल उन्होंने की है। तो घर पे काफ़ी थोड़ा मतलब मेरे अंदर ही था, पिताजी की तरफ से कभी नहीं रहा कि तुमको ये करना ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरे भाई इतना सब कुछ कर रहे हैं, है ना, नाम है उनका घर में और आसपास समाज में तो हो ही जाता है नाम जी। जब सेलेक्ट हो जाते हैं अच्छे कॉलेज में चले जाते हैं जी। मैं उस समय तैयारी करने के लिए कोटा गया, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मुझे कोटा का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा नहीं लगा, है ना। काफ़ी बच्चों को अच्छा लगता है जी। एक तो क्या है, मुझे थोड़ी सी वो हो गया कि यार वहाँ जाते ही मैं थोड़ा बीमार हो गया, है ना। पानी खाना ये सब से मुझे अच्छा मतलब फील नहीं हुआ कि मैं आगे कुछ करूँ, है ना। तो 2 महीने 4 महीने पापा ने देखा कि यार क्या चल रहा है, मतलब हेल्थ मेरी डाउन हो गई थी उस टाइम पे काफ़ी, और खाना पीना सूट नहीं कर रहा था। क्लासेस में उतना ध्यान से मैं पढ़ता नहीं था क्योंकि क्लियर विजन नहीं था कि आगे यही करना है ना। पिताजी ने भेज दिया, चले गए कोटा। फिर पापा ने सोचा कि यार अब ये पढ़ तो है नहीं रहा यहाँ पे और ऊपर से हेल्थ भी ख़राब हो रही है। पिताजी थोड़ा सा हेल्थ को लेकर के ज़्यादा कॉन्शियस रहते कि भाई शरीर पहले है, बाकी चीज़ें बाद में है। तो उन्होंने मुझे घर बुला लिया। अब मैं घर गया तो थोड़ा 1 आध महीना बैठा, सोचा कि क्या करना है। उन्होंने पूछा पंकज क्या करना है, तो मेरे भाई का उस समय फाइनल ईयर चल रहा था IIT कानपुर से, है ना, जो ऊपर वाले भाई हैं मेरे। तो उन्होंने बोला कि भैया वहीं है कानपुर में ही, फाइनल ईयर उनका स्टार्ट हुआ है, तुम कानपुर से जाके तैयारी कर लो और भैया तुम्हें देखते भी रहेंगे, है ना। तो मैंने कानपुर से जाके तैयारी स्टार्ट करी और मुझे कानपुर जाके एटमॉस्फेयर सूट कर गया। होता है ना, अलग जगह का माहौल रहता है, मुझे वहाँ अच्छा लगने लगा, है ना। मैं क्लासेस में जा रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, मतलब वो एक फील सी डेवलप हो गई। जो हमारे टीचर्स थे वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे और उन्होंने बहुत इंटरेस्ट भी डेवलप किया। हर एक बच्चे के कुछ टीचर्स होते हैं ना फेवरेट, तो मेरे भी टीचर थे। निर्मल सर हैं जो अभी वहाँ पे पढ़ाते भी हैं, है ना, अभी भी पढ़ा रहे हैं वो। उनको देख करके मुझे लगा कि यार मेरे को इन जैसा बनना है। मतलब एक अंदर से फीलिंग आती थी कि यार ये सर बहुत ज़बरदस्त पढ़ा रहे हैं, इन्हीं जैसा मैं बनूंगा, एक फीलिंग डेवलप हो गई थी जी।
तो ऐसा भी होता था कि फिजिक्स की क्लास 8 बजे हो रही है, केमिस्ट्री की 11 बजे हो रही है, लेकिन मैं सुबह 8 बजे किसी और बैच की केमिस्ट्री भी उनकी अटेंड करता था और 11 बजे वाली भी केमिस्ट्री अटेंड करता था, क्योंकि वो सारा पढ़ाते थे, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तीनों चीज़ें। तो 11 बजे ऑर्गेनिक पढ़ाते थे तो उधर फिजिकल पढ़ाते थे, इस तरीके से चलता था वहाँ पे। तो मुझे काफ़ी मज़ा आने लगा केमिस्ट्री में, इंटरेस्ट डेवलप हो गया, लेकिन उस चक्कर में मेरा फिजिक्स का इंटरेस्ट एकदम खत्म हो गया कि फिजिक्स को कैसे करूँ मैं, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं हो पाया। तो उस तरफ मेरा झुकाव ज़्यादा हो गया था, केमिस्ट्री की साइड। लेकिन फिर जब देखा मैंने कि यार आईआईटी में तो सब चीज़ें चाहिए होती हैं, तैयारी तो आईआईटी करने गए थे, लेकिन फिजिक्स कभी समझ ही नहीं आ रही थी। तो मैंने भैया से बात की, मैंने कहा भैया मेरी फिजिक्स हो नहीं पा रही है, और भैया की फिजिक्स बहुत ताबड़तोड़ थी। भैया की फिजिक्स इतनी ज़बरदस्त थी कि उनके 60 नंबर का जो वो होता था ना, रिटर्न वाला पेपर जब होता था 2004 वाला, उस टाइम पे उनके 58 नंबर आए थे फिजिक्स में 60 में से, और उस समय बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात, सब्जेक्टिव पेपर में 58 नंबर लाना, है ना। तो उनकी फिजिक्स बहुत अच्छी थी, उन्होंने थोड़ा कोशिश की मेरे को समझाने की कि फिजिक्स को फील करो, ऐसे करो, वैसे करो। मैंने कहा केमिस्ट्री से इंटरेस्ट हट ही नहीं रहा, तो मैं फिजिक्स में कैसे लगाऊं। एक होता है ना, आप एक जगह से इंटरेस्ट हटे थोड़ा बहुत, तब तो दूसरी जगह दिमाग लगाओ। तो कह रहे हैं कि यार अब कैसे करोगे। मैंने कहा ट्राई करते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ना चालू करा। ठीक है, मुझे 11th वाला पोर्शन ज़्यादा डरावना लगता था, 12th वाला पोर्शन रिलेटिवली ईजी लगता था, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस ये सब जो था। तो मैंने क्लास 12 थोड़ा सा पढ़ना चालू करा, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। क्लास 12 की फिजिक्स 11th में नहीं हुआ, 12th में हो गया कि कुछ अच्छा लगने लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक के सवाल लगाने लगे हम, है ना। उस तरीके से थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर उसके बाद पेपर जब आया तो पेपर दिया, कुछ नहीं बना पेपर में, 4 ही नंबर आए थे इसमें फिजिक्स में। और केमिस्ट्री का सारा अटेम्प्ट कर दिया मैंने, केमिस्ट्री में 72 नंबर के आसपास मेरे बने थे उस टाइम पे, है ना। तो मतलब अंदर से फीलिंग आई कि यार मैंने केमिस्ट्री में इंटरेस्ट दिखाया और उसमें मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे, है ना। तो मुझे लगा कि यार केमिस्ट्री में कुछ आगे कर सकता हूँ मैं। फिर उसी समय पैरेलली यूपीटीयू का पेपर होता था, है ना। पहले बहुत सारे अलग अलग मतलब अप्रैल का हर संडे, मई का हर संडे पेपर ही हो रहा है ना। पहले एक सिंगल पेपर तो होता नहीं था, तो हर संडे बिजी रहते थे बच्चे उस टाइम पे पेपर देने में। तो यूपीटीयू का मैंने पेपर दिया, उसमें मैंने सेट कर लिया कि भाई फिजिक्स मेरी कमजोर है, लेकिन मैंने पिछले 10 साल के सवाल ही याद कर लिए, क्वेश्चन विद आंसर सब, और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट फॉर्मूले बेस्ड, है ना, कि जहां फॉर्मूले लगा करके मैं आंसर निकाल लूं तो वो वाले सवाल में कर लेता था। और यूपीटीयू में किस्मत से उसी टाइप के सवाल आ गए, तो मैंने उसको भी कर दिया, मतलब वहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया मैंने यूपीटीयू में। तो वहाँ से मुझे HBTI कॉलेज मिल गया, नंबर 1 कॉलेज मिल गया, और अच्छा लगा कि कुछ अचीव किया, पहली बार कुछ ऐसा फील किया था मैंने, है ना। उससे पहले 9th क्लास में एक और चीज़ बताता हूँ, पिताजी की इच्छा थी कि मेरे 4 बेटे हैं, चारों अलग अलग काम करें, है ना। ऐसा होता है ना, 4 बेटे हैं, एक डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर बन गया, एक कलेक्टर बन जाए, एक आर्मी में चला जाए। तो उन्होंने सैनिक स्कूल रीवा के लिए मुझे ट्राई किया था। अच्छा। हाँ, 9th क्लास में पेपर होता था उस टाइम पे, है ना। लेकिन मेरा ही था कि मतलब सब कुछ हो गया था, लेकिन मैंने फिर छोड़ दिया उसको। उस समय का दिमाग था ऐसा कि मैंने कहा नहीं हो पाएगा मेरे से ये। तो एक ये भी एडिशन था इसमें स्टोरी में। फिर मैं कॉलेज में जब गया तो मुझे लगा कि यार अब यहाँ क्या करूँ। पहले दिन जब बच्चा सेलेक्ट हो जाता है, सेलेक्ट होने के बाद कॉलेज का पहला दिन होता है, जब वो लाइन लगाता है, आरसी कलेक्ट करता है अपनी, उस समय मेरे को ये लगा कि यार इतने सारे लोग सब लाइन में लगे हुए हैं, अब आगे करना क्या है हमें। तो मेरे पास ही एक रोशन था, लड़का पीछे लगा हुआ था, कहता कुछ नहीं करेंगे, चाय पियेंगे शाम को। मैंने कहा यार सही है, माहौल देखा पहली बार ऐसा, है ना। तो फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन कार्ड कलेक्ट करने के बाद शाम को गए, रोशन और मेरा आसपास ही रूम आ गया था, मेरा 19 रूम नंबर था कॉलेज में, उसका 17 था। और रोशन ऐसा लड़का था कि जो बीएससी कंप्लीट करके आया था। अच्छा। यूपीटीयू का पेपर दिया उसने, पहले बीएससी करी, फिर उसने कुछ शेयर मार्केट में भी 2 साल काम किया, फिर उसके बाद आया। तो वो एकदम चाचा जी टाइप से थे हमारे, हमसे ही 5 साल 6 साल बड़े थे वो, है ना, ऐसा। और काफी लाइफ एक्सपीरियंस उनको था, है ना। और सिविल ब्रांच के ओपनर भी थे रोशन जी। तो उनका 17 नंबर था, मेरा 19 नंबर था। फिर उनसे दोस्ती बढ़ती गई ऐसे ही, है ना। तो फिर थोड़ा अच्छा लगने लगा वहाँ पे कॉलेज के अंदर। क्या थी? मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच थी, रोशन की सिविल थी, है ना। और इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने क्यों ली उसका भी यही कारण है कि क्लास 12th में जब मैं फिजिक्स मैंने पढ़ना चालू करी तो मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटेंस इस तरीके का माहौल बना, क्योंकि वो मुझे समझ में आ रहा था। तो मैंने सोचा कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच ले लेता हूँ, है ना, ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट वाली चीज है। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत तो कर लूंगा कॉलेज में, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मुझे अपनी इंजीनियरिंग पे शुरू से था नहीं। फर्स्ट ईयर से मुझे लग रहा था कि यार कुछ तो ऐसा करना है कि जो इसके अलावा होगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत मुश्किल, मुझे मतलब फिजिक्स वाला ही टच था ना, बस यही है कि थोड़ा बहुत आता था इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह। लेकिन फिर क्या हुआ, फर्स्ट ईयर में कॉलेज जाना चालू करा, लेकिन उस समय भैया का फाइनल ईयर लगभग एंड होने वाला था, है ना। मेरा जब फर्स्ट ईयर चालू हो रहा था तब उस टाइम पे,
तो भैया ने एक बहुत अच्छी बात बोली, उन्होंने बोला कि पंकज मैं 4 साल कॉलेज में रहा आईआईटी के अंदर, आईआईटी कानपुर के अंदर, मैंने वो सारे फेजेस देख लिए जो एक स्टूडेंट देखता है कॉलेज के अंदर, जी है ना। मस्ती मजाक भी चलता है, लोग पढ़ते भी हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, ब्रेकअप भी हो रहे हैं, पैचअप भी हो रहे हैं, बहुत कुछ चलता है कॉलेज के अंदर। जी जो 4 साल होते हैं वो बहुत ही गोल्डन टाइम होता है एक तरीके से, है ना। जी सर, मतलब स्कूल के बाद वाला जो गोल्डन टाइम है वो कॉलेज ही जी है ना। तो जो बच्चे अभी कॉलेज में जा रहे होंगे उनको बहुत मजा आ रहा होगा कि फर्स्ट ईयर में चिल है एकदम। तो उन्होंने बोला कि देखो तुम अगर निकालने को चाहो तो पूरे 4 साल निकाल सकते हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर तुम्हारा कब निकल जाएगा तुम्हें टाइम का पता नहीं चलेगा, चुटकियों में एकदम सब निकल जाता है कॉलेज का टाइम, है ना। कॉलेज में ऐसा है कि जो आप करना चाहो वो सब अवेलेबल है ना। आप जो सोच सकते हो वो कॉलेज में कर सकते हो, जी है ना। तो उन्होंने बोला कि यार एक चीज़ तो तुम सोच लो, देखो मस्ती तो करनी है ना, लाइफ है, एंजॉय करने के लिए होती है, लेकिन साथ ही साथ अपना एक ऐसी चीज़ पकड़ लो जिस पे तुम्हें कॉन्फिडेंस हो कि तुम अपना करियर इस पे बना सकते हो। तो ये उनकी बात मुझे हिट कर गई। उन्होंने ये बोला कि तुम सोच लो कि तुमको क्या करना है। मैंने कहा मैं तो क्रिकेट खेलता हूँ, लॉन टेनिस खेलता हूँ। मैंने कहा इन सब चीज़ों में कुछ कर सकते हैं। कह रहे हैं अगर तुमको लग रहा है कि तुम बहुत अच्छा कर सकते हो तो फिर इसको करो, कैरी करो, क्रिकेट के क्लब भी होते हैं कॉलेज के अंदर, वहाँ पे जाओ। लेकिन मेरे को अंदर से लगा, मैंने कहा बस ऐसी शौकिया तौर पे खेल लेता हूँ मैं। फिर उन्होंने एक दिन और ऐसे ही बिठाया, कह रहे सोचा कुछ, होता है ना ऐसा, बड़े भाई का पूरा फर्ज निभाया उन्होंने, जी सोचा कुछ। मैंने कहा कि भैया जब मैं तैयारी करता था ना तो एक सर थे, उनके पढ़ाने का स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे लगता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। कह रहे तुम पढ़ाओगे? मैंने कहा हाँ। कह रहे कैसे शुरू करोगे? मैंने कहा मेरे ही जहाँ पे मैं रहता था फर्स्ट ईयर में, वहाँ पे एक अमरेश पटेल करके बच्चा था और वो डाउट लेने के लिए जाता था काकादेव में। ओके तो मेरी उससे ऐसी मैथ्स में बातचीत होती थी। मैंने कहा भाई कहाँ जाता है तू? कह रहे कुछ नहीं, काकादेव में जाता हूँ, फिजिक्स का डाउट सॉल्व करता हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो ये बात मेरे दिमाग में थी और मैंने फिर भैया को बताई। मैंने कहा कि एक अमरेश पटेल है, वो जाता है, तो उसी के साथ मैं भी चले जाऊँगा, मैं केमिस्ट्री के डाउट बता दिया करूँगा। तो उन्होंने कहा ये ठीक है, यहीं से स्टार्ट करो फिर। तो फिर मैंने फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर से, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में भैया का फाइनल ईयर कंप्लीट हो गया था और मेरा फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर चालू हो गया था, तो उनका और मेरा सिंक ऐसा बैठा कि मैं यहाँ से अपने स्टार्ट कर दिया डाउट वगैरह बताना और वो पास आउट हो गए। अब जब मैं डाउट बताने गया वहाँ पे पहली बार, पहला सवाल बच्चे ने पूछा एल्डोल कंडेंसेशन का, और मतलब देख के ही लगा कि ये मेरे को नहीं आता है शुरू में यही होता है, देख के लगा कि ये तो भाई पता नहीं क्या है ये सवाल, ऐसा तो कुछ देखा नहीं है। मैंने कहा कि यार ये तो आता नहीं। मैंने अमरीश पटेल से बोला, मैंने कहा भाई तेरे को आता है क्या केमिस्ट्री का? वो फिजिक्स का डाउट सॉल्व कर रहा था। कह रहा मुझे केमिस्ट्री का कुछ नहीं आता कह रहा फिजिक्स का हो तो इधर भेज देना। मैंने कहा कि यार ये देखा देखा तो लग रहा है, क्योंकि ज्वाइन तो कर लिया था लेकिन पढ़ाई तो कुछ नहीं करी थी ना। एक होता है ना फर्स्ट ईयर में ना, एक अलग तरीके का एटीट्यूड होता है बच्चे के अंदर। जी जब क्लास के अंदर, मतलब जब कॉलेज के अंदर जाता, हम तो बड़े बड़े बाल करके भी चले गए थे अंदर, है ना। तो वो एक रहता है कि हाँ कॉन्फिडेंस भरपूर रहता है लेकिन नॉलेज बहुत कम रहती है उस टाइम पे, ये होता है। तो फिर मैंने सवाल देखा, थोड़ा सा अंदर से बुरा लगा कि यार आता तो था लेकिन पढ़ा नहीं मैंने, है ना। जी तो फिर वही सवाल मैंने, जहाँ सर थे जो गाइड थे हमारे, जहाँ सर जो क्लास पढ़ाते थे उसके डाउट हम बताते थे, ऐसा मतलब था। तो उन्होंने बोला कि लाओ मैं डाउट बताया था। तो पहले उन्होंने बच्चे को डाउट बताया, सब कुछ सिखा दिया। जब सब लोग चले गए तो उन्होंने मुझे बुलाया, कह रहे पंकज सबसे पहली बात, कोई अगर सवाल तुम्हें नहीं आता है तो सीधे मना कर दो कि मेरे को नहीं आता है, मैं तुझे ये कल बता दूंगा, जी है ना। मैं कल इसको पढ़ के आऊँगा, मैं कल बता दूंगा। लेकिन अगर तुम वहाँ पे टाइम वेस्ट करने लग गए बच्चे का कि सोचता हूँ मैं, आ ही जाएगा, नहीं आएगा यार, अगर नहीं पढ़ा तो नहीं आएगा। तो उन्होंने बोला कि अब तुम सबसे पहले ना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो उन्होंने अपनी जितनी भी शीट्स वगैरह थी वो मुझे दी कि जाओ इसकी फ़ोटोकॉपी कराओ और ये इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि यार मेरे से सवाल नहीं बना, मैं आगे कैसे करूँगा। तो मेरे अंदर ये चीज़ पता नहीं एकदम से स्पार्क जैसा होता है ना। जी फिर मैं कॉलेज गया और उसी दिन रात में सारी सीटें निपटा दी उनकी, जितनी भी मतलब उन्होंने 3-4 सीटें दी थी, सारी निपटा के अगले दिन एकदम जोश में गए। कह रहे अब आओ जरा, अब कौन पूछ रहा है सवाल। तो सीटों के सवाल पूछे तो हम बता दें क्योंकि सीटों के तो कर रखे थे। जी और जैसे ही बच्चा एक किताब लेके आया चुपके से, फिर फंस गए अपन। मैंने कहा कि अब ये कैसे होगा, जहाँ सर क्लास से निकल के आए। कह रहे पहला पड़ाव तुम्हारा पूरा हुआ कि कम से कम सीटों के डाउट तो बता पा रहे हो, अब मैं तुम्हें ये किताबें बताता हूँ, अब ये किताबें सॉल्व करना चालू करो। तो मैं फिर डेली रात में जाके किताबों के सवाल सॉल्व करता था। तो ऐसे ऐसे धीमे धीमे जर्नी बनती गई कि डाउट सॉल्व करता गया। मैंने कम से कम 6-7 महीने डाउट सॉल्व करी, है ना। फिर डाउट सॉल्व करते 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 जहाँ सर को ये तो समझ में आ गया था कि इसके अंदर स्पार्क दिख रहा है, क्योंकि मैं लगातार पढ़ रहा था, लगातार अपडेट कर रहा था अपना कंटेंट, लगातार क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था जी और बच्चे जो डाउट पूछते थे उसको समझा भी रहा था।
और मैंने क्या किया था, जब मैं पढ़ता था ना, उस तैयारी को सिंक कर दिया था कि एज अ स्टूडेंट मैंने चीज़ों को कैसे ध्यान रखा था। एज अ स्टूडेंट मेरे जो शॉर्ट नोट्स थे उसको मैंने बताना चालू करा एडिशन में कि यार देखो, इस सवाल को ऐसे तो कर ही सकते हो, लेकिन मैं जब पढ़ता था तो मैं उसको ऐसे कराता था, मतलब ऐसे करता था, तुम भी ऐसे ट्राई करो। तो बच्चों को पसंद आने लगा। होता है ना, कुछ अपनी ट्रिक्स होती हैं। जी। और केमिस्ट्री तो मेरा फेवरेट था, तो मैंने अपने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बना रखी थी कि यार इस चीज़ को ऐसे कर लो, इस चीज़ को ऐसे कर लो, टाइम भी बचेगा और जल्दी भी हो जाएगा ये। तो बच्चों को ये चीज़ पसंद आने लगी। जहाँ सर भी बोले कि यार कुछ कुछ तो अच्छा कर रहे हो तुम, बच्चे तारीफ कर रहे हो तुम्हारी। धीमे धीमे बन जाता है ना, 5-6 महीने बच्चों को डाउट बताओ, जी। और लगभग ऐसा नहीं कि 100% डाउट, 90% डाउट सॉल्व हो जाते थे। जो नहीं होता था मैं बोल देता था कि यार ये चीज़ ना कल बता दूंगा मैं, मुझे आती नहीं है, क्योंकि ये सीख लिया था सबसे पहले। जी। टीचर के अंदर सबसे पहली चीज़ जो सीखनी चाहिए वो तो मैं मतलब झां सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि पहले दिन ही सिखा दिया। नहीं तो कई मास्टर 5 साल 6 साल बाद ये चीज़ सीख पाते हैं। बिल्कुल। मतलब कई बहुत सही कई बात कई है। टीचर तो क्लास में जाते हैं, मतलब क्लास में पहुंच गए उसके बाद ये चीज़ सीखते हैं कि यार मेरे को मना भी करना चाहिए बच्चे को। जी। नहीं तो हर टीचर को ये लगता है कि मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश, जी। है ना। हर टीचर तो यही सोचता है। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें मुझे पहले ही सिखा दी थी कि इस तरीके से आप स्टार्ट करना। फिर एक बार ऐसे ही उन्होंने बोला कि यार तुम ना क्लास में जाओ, अचानक से ही कह रहे कल तुम्हारी क्लास लगाते हैं, है ना, क्लास में जाओ और कुछ टॉपिक पढ़ा के आओ बच्चों को। अब मैं गया क्लास में अगले दिन, मार्कर और वाइट बोर्ड। अब मेरे हाथ कप रहे ऐसे, और हाथ कांपते कांपते जो है मार्कर गिर गया नीचे। पहले दिन की बात है ये। अब वो तो उस क्लास के बच्चे बहुत अच्छे थे, कह रहे कि सर कोई बात नहीं, भैया बोलते थे क्योंकि अपन तो उस समय उन्हीं के एज के थे। कह रहे भैया कोई बात नहीं, आप फिर से उठाओ मार्कर और उसको समझाओ, है ना। मैंने कहा ठीक है चलो, अब तुम लोग कॉन्फिडेंस दे रहे हो तो समझाता हूँ। फिर मैंने उनको कुछ रिएक्शन वगैरह समझाना स्टार्ट कर दिया। धीमे 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 राइटिंग बहुत गंदी थी मेरी। राइटिंग अब मेरी अच्छी हुई है, अभी भी मतलब बहुत अच्छी नहीं है ना। बहुत सारे टीचर की राइटिंग मेरे से बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी रिलेटिवल ठीक ठाक हो गई है राइटिंग। उस समय बहुत गंदी राइटिंग थी। बच्चे कह रहे सर क्या लिखा है, मैंने कहा पढ़ो कुछ तो लिखा है इसमें। तो धीमे धीमे मैंने थोड़ा बड़ा, पहले मैं छोटा छोटा लिखता था, फिर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना चालू कर दिया, और यही डिस्कशन बच्चों से होता गया। मैंने उनसे पूछा कल क्या पढ़ना है तुमको। तो ये चीज़ मैंने अच्छी चीज़ सीख ली थी कि पहले ही पूछ लेता हूँ तुमको कल क्या पढ़ना है, मैं अपनी तरफ से तैयार होके आऊँगा, टाइम भी खराब नहीं होगा, है ना। तो मैंने उनसे पूछा कल क्या पढ़ना है, कह रहे सिलिकेट पढ़ना है। मैं गया सिलिकेट पढ़ा, सिलिकेट समझाया। फिर क्या पढ़ना है, कह रहे थर्मोडायनेमिक्स में ये वर्क डन वगैरह निकलवाना सिखा दो आप। तो इस तरीके से सिंक सा बन गया। मैं डाउट भी बताता था, और झां सर की जब क्लास खत्म होती थी उसके बाद जिस बच्चे को जो भी पढ़ना होता था मैं पढ़ा देता था। इस तरीके से माहौल बनता गया और बच्चों को पसंद आते गए, मेहनत करते गए हम कॉलेज के टाइम पे। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, 3 साल लगातार ज़बरदस्त तरीके से मेहनत की, है ना। लोग अभी भले ही पंकज सर को ऐसे देखते हैं, लेकिन पंकज सर का इतिहास जब देख लोगे तो मतलब लगेगा तुमको कि हाँ सच में मेहनत से यहाँ पहुँचता है इंसान, है ना। वो वाली बात है ना। कई लोग तो क्या है सीधे आपको देखते हैं, कई लोग ऐसे होता है कि रील में देख रहे हैं, कई ऐसे है कि आपकी फोटो में देख रहे हैं। लेकिन मुझे 16-17 साल हो गए पढ़ाते हुए, जब उस समय के पंकज सर को देख लोगे तो शर्म आ जाएगी आपको कि यार इतनी मेहनत भी करनी होती है ना। जी सर। क्योंकि बहुत मतलब आप सोचो ना कि एक बच्चा है, मैं उस समय बच्चा ही था, उसको एक टीचर बनना है जी। तो एक विजन भी चाहिए होता है कि मुझे टीचर बनना क्यों है। मुझे मज़ा आता है बच्चों को पढ़ाने में, उनके डाउट सॉल्व करने में। बच्चे जब तारीफ करते हैं तो टीचर को बहुत खुशी होती है कि सर समझ में आ गया, आपका सर समझाए। तो यही तो टीचर के लिए खुशी की बात होती है। तो इससे बहुत किक मिलती थी। तो ये चीज़ करते गए फाइनल ईयर का टाइम आया, और कॉलेज का मतलब पूरा फुल एंजॉय भी किया मैंने कॉलेज में। हर फेस्ट के पीछे सीटी हम ही बजाते थे। अभी भी आप पुराने कभी 2012 बैच के कोई आपको मिले HBTI के, उनको समझ में आ जाएगा कि यार पंकज का काम क्या, कोई भी फेस्ट हो उसमें पीछे खड़े होके या तो डांस होता था, नहीं तो सीटी बजाते थे, हूटिंग जबरदस्त करते थे अपन। मतलब एकदम पूरा सपोर्ट सिस्टम के तौर पे हम लोग काम करते थे। हमारा पूरा एक ग्रुप था 8-10 लोगों का, है ना। HBTI का हॉस्टल है LV ओल्ड करके, तो वहाँ से पूरा एक ग्रुप बना था 8-10 लोगों का। आज भी ग्रुप है ना। और उस ग्रुप का नाम अभी भी है हम गधे हैं। 2012 से बना हुआ है, हम गधे हैं। और उस ग्रुप में ऐसे ऐसे लोग ऐड हैं कि कोई NTPC में कोई डिपार्टमेंट हेड कर रहा है, कोई BHEL में कोई डिपार्टमेंट हेड कर रहा है। मतलब उस तरीके के लोग उसमें जुड़े हुए हैं जी, है ना। बड़ी बड़ी पोस्ट पे, कोई IPS है उसके अंदर, ग्रुप के अंदर। तो वो जो ग्रुप है उस टाइप का बना हुआ है, उसका ग्रुप का नाम ही हम गधे हैं। सोचो, और उसमें इतने टैलेंटेड लोग जुड़े हुए हैं जी सर। तो वो ग्रुप ऐसा था कि पीछे खड़े होना है, और कोई भी फेस्ट हो, किसी भी टाइप का फेस्ट हो, चाहे टेक्निकल फेस्ट चल रहा हो, चाहे कल्चरल फेस्ट चल रहा हो, मतलब कुछ ना कुछ भसड़ करनी है वहाँ पे। ये है, कई बार तो लड़ाइयाँ भी हो जाती थी। इलेक्शन बड़ा फेमस था HBTI का। थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर में इलेक्शन हुआ करते थे, और इलेक्शन जिस लेवल पे होते थे, आप बोलोगे कि ये मतलब जो आज आप इलेक्शन का वो देखते हो ना माहौल,
एचबीटीआई में वो माहौल सदियों से चला आ रहा है मतलब वहाँ का माहौल ही ऐसा, इलेक्शन के टाइम में 2 महीना बच्चा कुछ नहीं पढ़ रहा है, 2 महीने इस तरीके से वहाँ पे कैंपेनिंग हो रही है, आपको लगेगा कि भाई हिंदुस्तान का कोई बहुत बेहतरीन इलेक्शन हो रहा है गजब, मतलब लड़ाई भी हो रही है, लड़ाई झगड़े भी चल रहे हैं, और मतलब जनता को पकड़ पकड़ के बताया जा रहा है कि हमने ये किया है, हमने ये किया है, हमारे ये अचीवमेंट है। वो कह रहा है उसने क्या किया, उसने तो कुछ नहीं किया, हम करेंगे, अब ये करेंगे, हम बदलाव लाएंगे कॉलेज में। मतलब वो स्किल वहाँ से जो बनी है लोगों की, तो वो मतलब वहाँ वाला माहौल, इलेक्शन वाला माहौल बहुत अच्छा था। सभी लोग इंतजार करते थे कि इलेक्शन आए हर साल, क्योंकि 2 महीना कुछ पढ़ना नहीं है, पूरा इलेक्शन में बिजी रहते थे लोग, है ना। मतलब बहुत मजा आता था अंदर अंदर, मतलब बेहतरीन कैंपेनिंग बहुत अच्छी होती थी। तो उसमें पार्टिसिपेट करते थे, है ना। मतलब खुद तो खड़े नहीं हुए, लेकिन हमने लोगों को खड़ा किया और उनको जिताया भी तो ऐसा भी है। तो वहाँ का बहुत अच्छा माहौल था। फिर आगे बढ़े, फाइनल ईयर में पहुंचे, सेकेंड या थर्ड ईयर इलेक्शन में निकल गए। कॉलेज में जो मस्ती मजाक होता है वो सब करते रह गए। एक सब्जेक्ट था जो मुझे बड़ा पसंद आया, थर्ड ईयर में आया था, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके। डी। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसा बैठ गया था कि पूरा कॉलेज मेरे से पढ़ता था। मैं सुबह 4 बजे उठता था, 4:30 बजे मैं किसी दोस्त को पढ़ा रहा हूँ, 5 बजे किसी और को पढ़ा रहा हूँ, 5:30 बजे किसी और को पढ़ा रहा हूँ। मतलब ऐसा माहौल बन गया था मेरा कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के मेरे नोट्स थे ना, उसमें लिखा हुआ था सुबह तड़के 4 बजे मतलब जिसको पढ़ाता था मैं लिख देता था कि इस समय मैंने तेरे को पढ़ा, इस समय। तो वो एक सब्जेक्ट ऐसा था, लैच वैच और बहुत सारे ओपन बहुत अंदर अंदर बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। तो वो एक सब्जेक्ट था जो मैंने बड़ी शिद्दत से पढ़ा है कॉलेज के अंदर। इसके अलावा बहुत शिद्दत से नहीं पढ़ा, बस पास होने के लिए पढ़ा है। तो वो मैंने पूरे कॉलेज को पढ़ाया था उस टाइम पे, अपनी ब्रांच में, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली ब्रांच में सबको पढ़ाया था मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर इसके बाद फाइनल ईयर आया जी। फाइनल ईयर में सब लोग प्लेसमेंट में बैठना चालू कर दिए, नौकरी का टाइम था। अब प्लेसमेंट में बैठना चालू किए, तो मेरा ये फोकस था कि मेरे को किसी भी कंपनी में प्लेसमेंट नहीं लेना है, मेरा ये टारगेट था। सेकेंड ईयर से बना लिया था कि मेरे को पढ़ाना है। धीमे धीमे कंपनीज आना चालू हो गई, बहुत सारी कंपनीज आई, ट्राइडेंट आई, इन्फोसिस आई, एक्सेंचर आई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां सब आती हैं एचबीटीआई में। जी। धीमे धीमे प्लेसमेंट होना चालू हुए। गवर्नमेंट कंपनीज भी आती थी, IOCL वगैरह ये सब, है ना। जैसे मामला आगे बढ़ा कि जब प्लेसमेंट एंड की तरफ आया, लगभग सबका प्लेसमेंट हो गया था। मेरा प्लेसमेंट मेरे ब्रांच से नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि मैं बैठा नहीं था। जी। तो हमारी जो उस समय की HOD थी, रजनी मैम, बहुत बढ़िया मैम थी वो। उन्होंने बोला कि क्यों नहीं बैठ रहे हो, प्लेसमेंट में नहीं लेना, नौकरी नहीं चाहिए? मैंने कहा मैम मेरे को पढ़ाना है। कहती अच्छा कहाँ पढ़ाते हो? मैंने कहा काका देव में पढ़ाता हूँ, और 3 साल हो गए मैम मुझे पढ़ाते हुए, और केमिस्ट्री ही पढ़ाऊँगा आगे जाके। कहती तो तुम्हारे लिए फिर कंपनी बुलानी पड़ेगी हमें कोई। मैंने कहा मैम देख लीजिए, क्योंकि होता है ना, HOD को दिखाना होता है 100% प्लेसमेंट। जी। मेरे सारे बच्चे प्लेस हो गए, ऐसा दिखाना होता है उनको भी अपने डेटा में। जी। तो उन्होंने फिर बुलाया आकाश इंस्टीट्यूट को, मतलब उनकी रिक्वेस्ट पे आकाश इंस्टीट्यूट वाले आए। ओके। और मतलब मेरे लिए स्पेशली आए थे, और एक और मेरा दोस्त था मनोज, है ना, वो उसमें बैठा था, और एक गोपाल, 3 लोग थे जो प्लेसमेंट में इन्वॉल्व नहीं थे, उनको पढ़ाना था। जी। मनोज केमिस्ट्री पढ़ाता है, गोपाल मैथ्स पढ़ाता है। तो हम तीनों लोग थे अलग अलग ब्रांच में, ठीक है। तो उसके लिए बुलाया गया उनको, आकाश वाले आए। मैंने पूरे फाइनल ईयर में सब जगह लोगों को धमका दिया। मैंने कहा भाई जब तुम्हारी नौकरी लगी थी, जब तुम्हें बैठना था, मैं उसमें नहीं बैठा था। मेरे वाले में अगर कोई बैठा तो कल शाम को बताता हूँ मैं। मैंने सबको धमकाया, हर रूम में जा जाके धमकाया। मैंने कहा कल आकाश आ रही है, मेरे लिए आ रही है, अगर कोई बैठा है इसमें तो मैं बताता हूँ। अब सुबह जब मैं पहुंचा तो पूरा कॉलेज ही बैठा हुआ है मैंने कहा धमकी का असर हुआ नहीं क्या? फिर मैंने वहां भी डायलॉग मारा, मैंने कहा तुम आ भले ही गए हो, लेकिन जाऊंगा मैं ही। मतलब एक था ना वो समय का कॉन्फिडेंस था, क्योंकि पता था कोई पढ़ा है नहीं रहा, मैं ही पढ़ा रहा हूं। मैं पढ़ाता था, मनोज पढ़ाता था, गोपाल पढ़ाता था, और अमरीश पढ़ाता था। अमरीश का तो फाइनल ईयर तक मोह हट गया था, है ना। तो ये 3-4 लोग थे। हमने कहा जो हम पढ़ा रहे हैं हम ही तो जाएंगे जी। तुम कैसे चले जाओगे? बैठने को तो बैठ जाते हैं लोग, स्पेशली लड़कियां होती हैं, उनको 4-4 5-5 नौकरियां चाहिए होती हैं। हमारी ब्रांच में जो लड़कियां थी उन्होंने 4-4 नौकरियां रखी, जाना एक में ही था। मैंने कहा क्यों बैठते हो? मैं समझाया उनको, मैंने कहा तो दूसरे की नौकरी क्यों खा रहे हो? कम से कम आप नहीं बैठोगे तो दूसरा बैठ जाएगा। लेकिन नहीं, एक होता है ना अलग रुतबा भी तो चाहिए लोगों को, कि 4 जगह प्लेसमेंट हुआ हमारा। जी। बाद में तो फिर धीमे धीमे रूल चेंज हो गए कि एक ही प्लेसमेंट काफ़ी है आपके लिए, जहाँ जाना है वहाँ बैठो। लेकिन मेरे टाइम पे तो बहुत गजब ही माहौल चलता, 4 नौकरी 5 नौकरियाँ हैं लोगों के पास, जाना एक ही जगह। तो मैंने कहा भाई देखो जाऊँगा मैं ही। अब रिटर्न हुआ, रिटर्न में आधे लोग छट गए। उसके बाद डेमो हुआ, उसमें आधे लोग छट गए। डेमो में एक सर थे, राहुल सर,
वो आए थे, उन्होंने बोला कि कौन पढ़ाएगा। सबसे पहले मैंने हाथ खड़ा किया। अलग लेवल का कॉन्फिडेंस था उस टाइम पे। मैं कहा सर मैं पढ़ाऊंगा। मैं गया, मैंने एल्डोल कंडेंसेशन से नहीं पढ़ाई, जहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी, जो मैंने नहीं बता पाया था ना, जी। वहीं से मैंने शुरुआत करी। मैंने कहा यहीं से शुभारंभ होगा करियर का। तो मैंने वही वाली रिएक्शन पढ़ाई जो मुझे नहीं आती थी शुरुआत में। तो मैंने वो रिएक्शन पढ़ा करके मैंने कहा कि बस मैंने 3 या 4 मिनट ही लिखा होगा। रिएक्शन लिखी, मैकेनिज्म लिखने ही वाला था, 1-2 स्टेप ही लिखे थे मैंने, कार्बेनाइन वगैरह ऐसे बना बना के। उन्होंने बोला आ जाओ। उन्होंने कहा आइए आपका हो गया। मतलब ऐसे उन्होंने ऐसे बताया कि यार मुझे लगा कि यार क्या हो गया, ये एकदम से होता ना, बीच में रोक दिया, चलो। कह रहे आपसे बाद में बात करेंगे हम। कह रहे नेक्स्ट। मेरी हालत खराब। मैंने कहा यार 3 मिनट भी नहीं हुए मुझे। जी। एक होता है ना डेमो चलता है, 10 मिनट का डेमो चल रहा है, फिर आप क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हो सवाल। 2.5 मिनट से 3 मिनट में ही उन्होंने बोला कि आप अब चलिए, हो गया आपका। अब मैं गया, मैं चला गया। हॉस्टल मेरा जो था, जहाँ पे हमारा मेन कैंपस था, वहाँ से WCH जो है वो 4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है ना। गुरुदेव एक जगह है वहाँ पे, उस जगह पे ही है वो। तो मैं अपने वहाँ चला गया हॉस्टल में। हॉस्टल के पास में एक रूम था, वहाँ मैंने ले रखा था। रूम का भी अभी किस्सा बताऊँगा कि मैं हॉस्टल में क्यों नहीं रहता था, लड़ाई हो गई थी। तो एक रूम था वहाँ हॉस्टल के पास ही, मैंने ले रखा था। मैं अपने रूम पे चला गया। मैंने कहा भाई अब हो गया, उन्होंने भगा ही दिया मेरे को, अब मैं क्या करूँगा। तो मैं ऐसे ही मतलब एकदम भारी दिल से मैंने कहा कि यार अब तो नहीं होने वाला, कुछ और करना पड़ेगा। क्या ऐसा ही होता है ना, थॉट आते बहुत सारे। जी। सबके डेमो हुए, किसी का 10-10 मिनट। मैंने दोस्तों से पूछा फ़ोन लगा के, मैंने कहा भैया क्या हुआ। कह रहा मेरा तो 10 मिनट का डेमो हुआ। एक कहता मेरा तो 15 मिनट। मेरे से तो सवाल भी पूछे, मेरी हालत ख़राब। मैं कहा मेरे को तो 2-2.5 मिनट में भगा दिया, स्टार्ट करा और कह रहे हो गया आपका, जाइए निकलिए यहाँ से। फिर यही डेमो बहुत सारे बच्चों का था, क्योंकि रिटर्न में कुछ छट गए थे, डेमो में कुछ बच्चे आए थे, शायद 23-24 बच्चे थे। शाम को 7 बजे TNP की हेड थी आकांक्षा करके, मतलब फाइनल ईयर की थी हमारी, उसकी वो हेड बनते ना कुछ। उसने बोला पंकज कहाँ हो। मैंने कहा घर पे हूँ। कह रहे तुम्हारा हो गया है, डेमो क्वालिफाई हो गया, इंटरव्यू है अब आपका। और मैं बढ़िया अपना चड्डा वड्डा पहन के, टी-शर्ट डाल के, बढ़िया बन मक्खन खाने गया हूँ रामूदा के पास। मैंने कहा क्योंकि जिस तरीके से मुझे भगाया गया था, मुझे तो अंदर कॉन्फिडेंस था कि लोगों के डेमो 10 मिनट चल रहे हैं, मेरा क्या ही होगा। तो मैं बन मक्खन खा रहा हूँ बढ़िया मस्त मजे से। अब मैंने कहा मैं रूम पे जाऊँ, फिर वहाँ से कॉलेज जाऊँ। भाई मैंने वहाँ से जो दौड़ लगाई, बहुत तेज मैंने दौड़ लगाई। रूम पे गया, रूम पे जाके बाइक थी मेरे पास, यूनिकॉर्न जीजा जी ने दी थी वो, उसको उठाया मैंने कहा दौड़ा देता हूँ एकदम बहुत फुल स्पीड में। तो एकदम दौड़ा के अपन 10-15 मिनट के अंदर पहुँच गए कॉलेज। जी। मैंने कहा क्या है। कह रहा अभी तुम्हारा नंबर नहीं आया, आएगा। बाकी लोगों का डेमो हो गया था, कुछ लोग हट गए, और 7 या 8 लोग इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए थे 23 में से, कि इनका इंटरव्यू चल रहा है, अभी तुम्हारा नंबर नहीं आया। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया सांस ली मैंने। अब जैसे ही मेरा नंबर आया, मैं अंदर गया। मैंने ये फेसबुक पे पोस्ट भी किया उस टाइम पे, अगर आप अभी देखोगे ना 2012 का पोस्ट मिलेगा आपको फेसबुक पे। ओके। हाँ मैंने पोस्ट किया हुआ है ये। मैं अंदर गया, सर ने बोला, राहुल सर ने, कि आपको हम कहीं भी भेज सकते हैं ऑल इंडिया में। मैंने कहा ओके। कह रहे आइए। बस इतनी बातचीत हुई, 30 सेकंड का था ये पूरा। मैं गया और वापस। अब मैंने लोगों के मजे लेना चालू किए, क्योंकि मुझे पता था मेरा हो गया है। वो होता ना, मेरी सिलेक्शन हो गई है। 30 सेकंड का हुआ था इंटरव्यू, 30 सेकंड, मात्र 30 सेकंड, कि आपको हम कहीं भेज सकते हैं। मैंने कहा ओके सर। और मैं बाहर निकला। कह रहे क्या हुआ, भगा दिया क्या। होता ही ना, 30 सेकंड में कोई इंटरव्यू थोड़ी होता है, लोगों का 5-5, 10-10 मिनट इंटरव्यू चल रहा है, मेरा 30 सेकंड में ही हो गया। मैंने कहा यार उन्होंने सवाल ही ऐसा पूछा, सीधा मुझे भगा दिया। मैंने ऐसे ही थोड़ा सा रोने वाले अंदाज, मैंने कहा यार अब क्या ही होगा, वो हो गया जो होना था। बाकी लोगों में डर का माहौल, कह रहे ऐसा क्या होना चालू हो गया भाई इससे। मैं जाओ, और मैं अपना रूम पे निकल गया। मैंने कहा कुछ रिजल्ट हो, आकांक्षा से मैंने बोला, मैंने कहा कुछ रिजल्ट हो तो जो भी हो बता देना। मुझे पता था कि हो गया है। मैं गया आराम से एकदम मस्त मजे में। 10:30-11 बजे के आसपास जब सारे इंटरव्यू वगैरह सब रिजल्ट हो जाता ना, एकदम फाइनल हुआ, तो उसमें 3 ही लोग सिलेक्ट हुए जो मैंने भी बोले थे इनको, गोपाल, मनोज और पंकज। तो उसमें 3 ही लोग सिलेक्ट हुए थे। मैं हुआ था, मनोज हुआ था और गोपाल सिलेक्ट हुआ था। ये 3 ही लोग, जो कि पहले से ही मुझे पता था कि ये, क्योंकि जिनने पढ़ाया वही हो रहे हैं, समझ जाते हैं ना टीचिंग स्टाइल जो इंटरव्यू वगैरह लेते हैं। अब जैसे ही मैं पहुंचा, मैंने अपने बड़े भाई को फ़ोन लगाया। मैंने कहा भैया वो हो गया है। तो सोचो भाई का मतलब वो कि मैं पैसे डाल रहा हूँ,
पार्टी करो आज। 2-3 दिन पार्टी चली, इतने पैसे उन्होंने डाल दिए उस टाइम पे, 2-3 दिन पार्टी चली। मतलब ऐसे प्लेसमेंट का सेलिब्रेशन तो मेरे से ज्यादा पैकेज वालों का भी नहीं हुआ। तो सर टीचिंग जो है वो थोड़ी अनकन्वेंशनल जॉब मानी जाती है बिल्कुल। हमारे यहाँ पे, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आपने बोला कि मुझे इसी फील्ड में करियर बनाना है, मुझे सर teaching बहुत करना अच्छा सवाल आपने पूछा है। मेरे साथ एकदम रियल इंसिडेंट्स बताता हूँ क्या हुआ। मैं पढ़ाना चालू कर दिया, मैं घर गया। अब पापा के क्या है, कुछ दोस्त लोग, पापा का एक ग्रुप है दोस्त लोग, उनके आते रहते हैं घर पे। तो उन्होंने पूछा भाई साहब क्या करता है लड़का। तो पापा ने बोला पंकज तुम ही बताओ। मैंने कहा अंकल पढ़ाता हूँ। कह रहे ये सब तो ठीक है, काम क्या करते हो? मतलब आप सोचो कि पढ़ाने को पहले उस तरीके से नहीं लिया जाता था ना, हाँ कि पढ़ाना तो ठीक है, उनको लगता था कि ऐसी ट्यूशन पढ़ाता होगा लेकिन काम भी तो कुछ कर दे। पहले ऐसे ही होता था ना, जी लोग अपना भी काम कर रहे हैं फिर फ्री टाइम में ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं। कह रहे ये सब तो ठीक है, काम क्या करते हो? मैंने कहा अब क्या ही बोलूँ इसके आगे। मैंने कहा पढ़ाता हूँ अंकल बस। तो पापा ने हमेशा सपोर्ट दिखाया, ऑलवेज सपोर्ट किया पिताजी ने, और उन्होंने बोला कि जो भी करो अच्छे से करो। पिताजी का एकदम सीधा फंडा है कि अपना मस्त रहो, खुश रहो, किसी का बुरा मत करो, अपने आप सब ऊपर वाला देख लेगा, अपना पाथ पकड़ लो बस एक। ये घर वालों का सपोर्ट बहुत रहता ज़रूरी है। होता है सर। मुझे भी याद है, मैं जॉब कर रहा था महिंद्रा एंड महिंद्रा में, चेन्नई में मैं प्लेस था, और मेरी बहुत अच्छी जॉब थी, पैकेज भी ठीक था और प्रोफाइल भी अच्छा था, कार वगैरह डिज़ाइन करता था मैं। तो मेरे घर वाले बड़े खुश थे, बड़े प्राउड फील करते थे। फिर मैंने अचानक से 2 साल बाद बम फोड़ा कि मैं जॉब छोड़ के टीचिंग करियर बनाना चाहता ये हूँ। बहुत मुश्किल टीचिंग भी होता है। सर, अगर आप किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे हो तो फिर भी लोग समझते हैं, बट जब आप बोलते हो कि नहीं मैं ट्यूशंस पढ़ाऊंगा, तो थोड़ा सा लोगों को लगता है कि जैसे आपने बोला हॉबी की तरह लोग मानते हैं। हाँ तो मेरे घर वाले पहले तो बड़े शौक में थे, लेकिन फिर उन्होंने भी सपोर्ट दिखाया कि नहीं ठीक है, तुमको अगर यही मन है यही करो, आगे बढ़ो। तो सही दिस बात इज वेरी 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 बिग डील। और पहले क्या सर, अपने टाइम पे ना यही था कि टीचिंग उतनी ज़्यादा फैसिनेटिंग नहीं थी ना। जी अब आजकल पीडब्ल्यू आ गया जब से, तब से देखो आप, हाँ, आज टीचर मतलब सबको टीचर बनना है। पीडब्ल्यू में इतने मतलब सीवी आते हैं, इतने लोग रिक्वेस्ट करते हैं सर टीचिंग करनी है, हमें टीचिंग करनी है। एक होता है ना, पहले लोगों को विजिबिलिटी नहीं थी कि जी। टीचिंग ऐसी होती है। जी अब क्या है, लोगों को घर घर को पता चल गया कि टीचर भी कुछ चीज़ होते हैं, है ना। जी और पीडब्ल्यू ने टीचर को अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया है, जी तो इस वजह से विजिबिलिटी भी आई है। जी सर हमारे इंजीनियरिंग के टाइम पे, जैसे आपने बताया आपने 2012 के 12 आसपास के पास इंजीनियरिंग आउट। की, मैं 2010 पास आउट हूँ। तो हमारे टाइम पे जो इंजीनियरिंग का माहौल था और आज जो आप देखते हो, क्योंकि आपके स्टूडेंट्स पढ़ाए हुए IIT NIT जैसे इंस्टीट्यूट्स में भी हैं, कई प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी पढ़ कई तो रहे हैं। टीचर हैं, कुछ तो पीडब्ल्यू में भी टीचर हैं। जी तो इनकी जर्नी और आपकी जर्नी में आपको क्या क्या डिफरेंस दिखता है? आज के बच्चों में इंजीनियरिंग को लेके क्या समस्याएं देखते हो आप? मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊं कि हमारी जो जनरेशन थी उससे ये वाली जनरेशन दिमाग से बहुत तेज है ना। जी। अब अगर ये अपने दिमाग को सही तरीके से यूज़ कर लें, क्योंकि ये स्मार्ट है, हमसे ज़्यादा स्मार्ट है, जल्दी चीज़ें सीख जाते हैं। जी एक होता है ना कि अपने से जो पहले जनरेशन थी वो धीमे धीमे सीखती थी, हम थोड़ा जल्दी सीखे, आगे आने वाले और जल्दी सीखेंगे, है जी ना। बिल्कुल। तो अब इनको ना अपना सही टाइम यूज़ करना है ना, टाइम इज़ मनी, सबसे बड़ी चीज़ यही है। जी तो सही टाइम पे सही चीज़ सीखना, है ना, राइट टाइम पे वो चीज़ सीखना, और अपने टाइम को सही से यूटिलाइज करना, उसके लिए इनको अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा चीज़ों के लिए, है ना। जैसे कई बच्चे हैं जो कॉलेज में चले जाते हैं, अब उनको लगता है कि 4 साल निकल जाएंगे तो मैं सोचूंगा क्या करना है। इनको फर्स्ट ईयर से ही सोचना पड़ेगा कि तुमको किस चीज़ में अपना करियर बनाना है, क्योंकि मेन एम कॉलेज में सिलेक्शन तो था ही एक टाइम पे, जब पढ़ते थे उस समय एम यही रहता है कि मैं IIT में चले जाऊं, NIT में चले जाऊं या किसी अच्छे कॉलेज में चले जाऊं, लेकिन एक्चुअल में एंड तो ये नहीं है ना। जी एंड तो कुछ और ही है ना। कोई अपने जॉब करेगा, कोई अपनी कंपनी खोलेगा, कोई स्टार्टअप खोलेगा, कोई कुछ और करेगा, है ना। आजकल हॉट एकदम चल रहा है AI, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो, हमारे टाइम पे नहीं थी, आपके टाइम पे हैं, वो कर सकते हो आप उसमें भी एक्सीलेंस। तो ये चीज है। बिल्कुल सर। तो सर स्टूडेंट्स, जब मुझे याद है सर, मैं IIT खड़गपुर में M.Tech करने गया था, तो हमारा जो हॉस्टल था उसमें M.Tech फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे रहते थे और B.Tech फर्स्ट ईयर के बच्चे रहते थे। तो मैंने वहाँ ना दोनों तरीके के स्टूडेंट्स देखे। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी JEE की प्रिपरेशन में जो कंसिस्टेंसी, जो हार्डवर्क सीखा था उसको कंटिन्यू किया, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स मैंने देखे जो कॉलेज पहुंचने के बाद बड़े रिलैक्स हो गए कि बस अब तो सब अचीव कर लिया, अब तो चिल करना है। सर तो आप सर, सही कह रहे हो। कैसे स्टूडेंट्स बैलेंस करें इस चीज़ को कि मतलब JEE की जो थकान भरी प्रिपरेशन रही, जो जर्नी रही, उसके बाद फिर कॉलेज में आके बच्चे बोलते हैं कि वापस से अब फर्स्ट ईयर से फिर से हम लोग रगड़ना स्टार्ट करें या फिर थोड़ा सा चिल कर रहे हैं। तो ये बैलेंस, परफेक्ट बैलेंस कैसे बनाए बच्चे?
सर देखा जाए तो कॉलेज में चिल वैसे ही हो जाता है ना, उतना कोई बहुत भयंकर करिकुलम नहीं होता है, खासकर इंजीनियरिंग का देखें तो। जी मेडिकल में तो फिर भी थोड़ा बहुत टाइट शेड्यूल रहता है बच्चों का, इंजीनियरिंग में उतना ताबड़तोड़ शेड्यूल आज तक नहीं बना है ना। तो टाइम आपके पास भरपूर रहेगा, आपके पास घूमने का भी टाइम रहेगा, आपके पास मौज मस्ती का भी टाइम रहेगा, पढ़ने का भी रहेगा, खूब टाइम रहता है ना। जी बस उस टाइम का आपको यूज़ करना है। और जो बच्चे सोचते हैं ना कि मैं बस सिलेक्ट हो गया अब तो बस जय जयकार है मेरी, जी तो आपकी जय जयकार पता है कहाँ है? जहाँ आप सिलेक्ट हुए थे। जैसे मान लो कोई बच्चा आईआईटी में चला गया, जी तो उसकी जय जयकार कहाँ होगी? घर पे। कहाँ होगी? जहाँ से वो पढ़ा है वहाँ पे। जी कॉलेज के अंदर कोई जय जयकार नहीं कर रहा आपकी। सही बात है। कॉलेज के वहाँ पे सब अंदर आप आपके- जहाँ पर जा रहे हो, जिस जगह पे बैठे हो, उस जगह पे आपसे ज्यादा रैंक वाला बच्चा बैठा है या कम रैंक वाला, मतलब वहां सब बराबर है। जी कॉलेज में बिल्कुल, जाने के बाद आप सोचो कि मैं बहुत 30 मार्क का हूँ, कुछ नहीं, वो पास वाला आपसे बड़ा वाला 30 मार्क का है। बिल्कुल सही बात। तो ये इज्जत जो है वो इज्जत घर पे है, और जहां से आपने तैयारी की थी वहां है। कॉलेज के अंदर सारे बच्चे बराबर हैं, चाहे आपकी वहां पर ब्रांच ओपनिंग वाली रैंक हो, चाहे ब्रांच क्लोजिंग वाली रैंक हो। कॉलेज का जो डे 1 होता है वो फिर से एक स्टार्टिंग रेस होती है आपकी, जो आप आगे अचीव करते हो। जी सर। लेकिन उसमें क्या होता है, वो बच्चे जो बहुत भयंकर कॉन्फिडेंस में, जिसको ओवर कॉन्फिडेंस की लाइन के पास आ जाते हैं, वो उनको लगता है कि मैंने तो फोड़ दिया आईआईटी, मैंने फोड़ दिया एनआईटी, मैं तो इसमें टॉपर रहा हूँ और ये मैंने इतना सब ताबड़तोड़ काम कर दिया है, वो बहुत जल्दी गिर जाते हैं वहाँ पे। क्योंकि कॉलेज का फेस ऐसा होता है कि मैंने खुद देखा है, मेरे कॉलेज का ही किस्सा बताता हूँ आपको, जो जिसकी लास्ट रैंक थी, ब्रांच की क्लोजिंग रैंक थी, उसका बहुत बढ़िया प्लेसमेंट लगा था एशियन पेंट में 17.5 लाख का उस टाइम पे, उस टाइम की बात बता रहा हूँ। और जो ओपनर था उसका प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा था। तो ये कॉलेज के जो 4 साल कैसे बीते उस पर भी तो डिपेंड करता है ना। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 4 साल में अपनी स्किल इतनी डेवलप कर लेते हैं कि वो उनसे बहुत आगे निकल जाते हैं। आप तो बस वो जो रैंक है ना उसका बस झुंझुना लेके घूमते रहो, जी बिल्कुल आपको उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा लाइफ में। अगर आपने उसको कन्वर्ट कर लिया, भाई आपकी रैंक आ गई, बहुत अच्छी बात है, अब आप इसी चीज को आगे कैरी फॉरवर्ड करिए। जो मेहनत आपने यहां करी है, मेहनत कभी रुकती नहीं है, करनी पड़ेगी आपको, हमेशा ही होगी, है ना। तो इसी मेहनत को आप आगे बढ़ाइए, कॉलेज के अंदर मेहनत करिए, जॉब में जाएंगे वहां मेहनत लगेगी, स्टार्टअप करेंगे वहां मेहनत लगेगी, गेट करोगे वहां मेहनत लगेगी, मेहनत तो सभी जगह लगनी है। तो अगर आप वहां तक पहुंच गए तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर लो, वरना कोई नीचे वाला बच्चा जब ऊपर उठ के आता है ना, तो वो बहुत, क्योंकि वो पहले से ही सोचो जला हुआ होता है। जी वो जो नीचे जो बच्चा रहता है वो जला हुआ है बहुत। मैंने ये ट्रेंड भी देखा है कि यूजुअली प्राइवेट कॉलेज वाले जो बच्चे हैं ना, वो बहुत आगे अच्छा कर रहे हैं कंपेरिजन टू गवर्नमेंट कॉलेज वाले। बिल्कुल। इनका प्लेसमेंट अच्छा हो रहा है, एक्सपोजर अच्छा मिल रहा है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज वालों को पता है कि कुछ होना नहीं है, जी हमारे साथ कुछ नहीं होना अब जीवन में। तो वो मेहनत करना चालू करते हैं और वो 4 साल इतनी मेहनत कर लेते हैं कि उनसे आगे निकल जाते हैं। मैंने देखा है ये सर, मतलब एक्सपीरियंस है मेरा। आईआईटी एनआईटी बच्चे पहुंच जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, पहुंचना चाहिए, क्योंकि आप कुछ अचीव करके वहां पहुंचते हो। लेकिन वहां रुकना नहीं है, जो वहां रुक जाता है ना वो पीछे हो जाता है। बिल्कुल सही। अगर जो वहां से रेस में आगे दौड़ता रहता है तो वो आगे निकल जाता है ना। जी सर। लोग बोलने को तो बोल देते हैं, आप कोई भी कंपनी उठा लो, स्टार्टअप की कोई भी उठा लो, सब आईआईटी एनआईटी से हैं, लोग बोलने को बोल देते हैं, जी लेकिन कितने? सही बात है। हजारों बच्चे जा रहे हैं ना, जी लेकिन आप किसको गिन रहे हो? कितने गिन रहे हो आप? टॉप 1% है उसको उनको ही गिन देखते रहे हैं हो, और वो इसलिए हैं क्योंकि वो मेहनत करते हैं। हम। जी हर कोई मेहनत थोड़ी करता है। तो ये जो आईआईटी और एनआईटी का वो एक बना रखा है लोगों ने, क्या अपनी तसल्ली के लिए चीजें बना ली कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं तो बस मैं ये बोल दूं कि देखो हर फाउंडर आईआईटीएन है, हर फाउंडर एनआईटीएन है, यही बोल दूं मैं। किसी ने कोई कंपनी बना ली है, देखो आईआईटीएन ने बनाई कंपनी, तुमने क्या करा भाई? तुमने क्या करा? सही अब जैसे अपने फिजिक्स वाला का एग्जाम्पल ले लो, अलग सर तो आईआईटीएन नहीं है, लेकिन अलग सर की टीम में इतने आईआईटीएन है कि क्या बताएं। जी सही बात। मेरी टीम में बहुत आईआईटीएन है जो काम करते हैं कंटेंट में मेरे साथ। बिल्कुल। तो इसका कोई पैरामीटर नहीं है ना कि आपकी डिग्री ही सब कुछ है। जो मैं कहना चाह रहा हूं, लोग उसका गलत मतलब भी निकाल सकते हैं, सही मतलब ये है कि मेहनत करोगे तो आगे जाओगे, चाहे तुम किसी भी कॉलेज से हो। मेरा ये फाइनल स्टेटमेंट अगर मैं एक लाइन में दूं तो यही है, जी तुम्हारा आईआईटी हो, चाहे एनआईटी हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम ऊपर जाओगे, और जाना भी चाहिए। मेहनती इंसान का ऊपर जाना बहुत अच्छी बात है सिस्टम के लिए। अभी हम लोगों ने सर पिछले कुछ टाइम से ये ट्रेंड भी देखा है कि धीरे धीरे जो है ना, अब बच्चों को ये चीज़ समझ में आ रही है कि अर्ली स्टार्ट लेना चाहिए हमें। जैसे अभी सर हम बताएं, गेट 2025 में जो AIR 1 था इलेक्ट्रॉनिक्स आपी की ब्रांच से, ही वाज इन 3rd ईयर, मतलब उसने रिकॉर्ड ब्रेक किया। आज तक 3rd ईयर से AIR 1 ले आया। यस सर, 3rd ईयर में रहते हुए आज तक कभी किसी ने AIR 1 हासिल नहीं की होगी, और इस बच्चे ने हासिल किया। तो ये ट्रेंड मुझे लगता है अब शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे। अब सबको समझ में आ रहा है ये कितना ज़रूरी है कि आप IIT NIT या किसी भी कॉलेज में पहुंचे हो, वो फाइनल एम नहीं है। तो अब आपको फर्स्ट ईयर से ही करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अगर आप कॉलेज के अंदर मेहनत नहीं कर रहे हो, आप अपना रैंक का झुंझुना लेके घूम रहे हो, तो कुछ नहीं होगा, 4 साल निकल जाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जी सर। तो सर
हमारी आपकी जर्नी से बच्चे जो हैं वो इंस्पायर हुए होंगे और उनको समझ में आया होगा कि इंजीनियरिंग के 4 साल उनको क्या करना है। जैसे आपकी जर्नी से मुझे एक जो चीज़ सबसे अच्छी लगी वो यही कि आपको पहले से ही पता था कि मेरा जो स्किल है उस पे ही अगर मैं खेलूंगा तो मैं अपना करियर आगे बना सकता। सर मुझे पता नहीं था, मुझे बताया गया। जी। ये गाइडेंस की बहुत जरूरत होती जी है। बिल्कुल सर, ये जैसे हम अभी बच्चों से बात कर रहे हैं ना, तो बच्चे इससे सीखें जी कि यार हमें जल्दी स्टार्ट करना है। आप जितना जल्दी स्टार्ट कर लोगे लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाओगे। जी बिल्कुल। आप जितना देर से स्टार्ट करोगे तो देर से ही चीजें सीखोगे ना। जी सर। और क्या, और स्मार्ट है सर, आजकल के बच्चे बहुत तेज हैं, बस सही टाइम को यूज कर लें, आगे जी निकल सर, जाएंगे। सही बात है। तो सर आखिरी में जो बच्चे आपको देख रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो आपसे पढ़ के आए हैं और अब हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? उनकी जो जेई की प्रिपरेशन के बाद अब वो गेट ईएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस प्रिपरेशन से इस प्रिपरेशन का ट्रांजिशन उनका कैसा हो, किस तरीके से वो कैरी फॉरवर्ड करे उस हार्ड वर्क को, उस कंसिस्टेंसी? ट्रांजिशन ऐसे ही होगा, चाहे आप आईआईटी में पढ़ रहे हो, चाहे एनआईटी में, चाहे कहीं भी कॉलेज में, जल्दी स्टार्ट कर दें और अपने जो कोर सब्जेक्ट है उनको पहले पढ़ना चालू कर दें, है ना। क्योंकि बाद में बहुत बहुत ज़्यादा लोड दिखता है कि सिलेबस का बहुत लोड है। धीमे धीमे करके कुछ कुछ सिलेबस आप कवर करते रहेंगे तो बहुत अच्छा कर पाएंगे आखिरी में जब आपका एग्जाम का टाइम आएगा। तो जितना जल्दी स्टार्ट कर दें उतना अच्छा है। तो सर आपके जो बच्चे हैं उनके कुछ सवाल हैं, तो हम चाहेंगे कि बच्चे सवाल बहुत पूछते हैं सर। हाँ बिल्कुल सर, तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उनके जवाब उनको मिल जाए। ठीक तो है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि कॉलेज में आपके बैक कितनी थी सर? बैक लगी थी मेरी, फर्स्ट ईयर में लगी थी बैक, कंप्यूटर में 2 साल लग गए थे क्लियर करने में उसको। एक ही और बैक लगना तो शुभ होता है, हाँ एक ही बार लगी, उसके बाद तो पास होने का हमने क्या तरीका सीख लिया था ना, कैसे पास होते हैं, है ना। ओके। हमारे यहाँ ना एक बुकलेट चलती थी नवाबगंज में, KPH करके, उसका नाम ही था कैसे पास हो। और वो उसका ऑथर किसी को नहीं पता और सवाल वहीं से आते थे। दूसरा सवाल है सर, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में है, आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? सर ये तो बच्चे देख के बता देते हैं कि लव मैरिज होगी। तीसरा सर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लव मैरिज थी लेकिन उसको अरेंज तरीके से किया गया था। ओके, उसमें बहुत, हाँ उसमें सर बहुत कॉम्प्लिकेशन है, एक पूरा पॉडकास्ट लगेगा ये समझने के लिए कि ऐसा कैसे हुआ। फिर कभी फ्री टाइम पे पूछेंगे सर से ये सवाल। तीसरा सर थोड़ा सा भारी सवाल है, आपकी करंट सैलरी कितनी है? सर मैं 1 घंटे का 2 लाख रुपए लेता हूँ। और ज्वाइनिंग फीस अलग लेता हूँ 50 करोड़ की। तो सर देख रहे हो बच्चों आप लोग कितना सर ये सवाल वैलिड ही नहीं है हमारे लिए। सर मिल जाता है, ठीक ठाक देते हैं ये लोग। बिल्कुल सर। सर आप फ्री टाइम पे क्या करते हो, आपकी हॉबीज क्या है? फ्री टाइम पे सर कभी कभी गिटार बजाता हूँ और लॉन टेनिस खेलता हूँ। लॉन टेनिस मैं कॉलेज से ही खेलता हुआ आ रहा हूँ और काफ़ी अच्छा गेम लगता है, मज़ा आता है खेलने में, हॉबी है। तो किसी दिन आपसे पॉडकास्ट में गिटार भी बजवाएंगे? सर बिल्कुल बिल्कुल बजाएंगे ना, अभी है नहीं तो अभी बजा देता। सर एक बच्चों की ये भी रिक्वेस्ट है, आप अपने शायराना अंदाज में अगर उनके लिए कुछ बोल सके 2 लाइनें। शायराना अंदाज में सर बच्चों के लिए बहुत अच्छी लाइन है सीखने के लिए कि बिजली सी तेज रफ्तार बनना है, याद रखना दोस्त तुझे तलवार बनना है। IIT कर, नीट कर, गेट कर या कर कुछ भी, पर एक शानदार इंसान बनना है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये जो लाइनें हैं ये भी बच्चों को बहुत इंस्पायर करेंगी। तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया। मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट से बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत इंस्पायर होंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद सर, थैंक यू।